बताया आपने अपना। स्वाति। शुक्रिया स्वाति जी। हमारे बाएं बाजू स्वाति जी हैं और दाएं बाजू प्रोफेसर सच्चिदा बाबू हैं। ये हमारा प्रिविलेज है। मैं जब भी बल्कि आता हूँ जेएनयू में, तो ये पहली दफ़ा जब इन्होंने स्वाति जी ने जिक्र किया मसावात की जंग का, तो सबसे पहले जेएनयू के लोगों ने ही मुझको, जब मेरी किताब आई तो बुलाया था। और उस समय हमारे पसीने छूट रहे थे जब दावत मिला यहाँ आने का, कि भाई दिल्ली में वैसे भी बहुत कम हम आते जाते थे और जेएनयू का नाम सुन करके बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी। लेकिन यहाँ आया तो पाया कि बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है, अपने ही जैसे लोग हैं। कोई एलिटिस्ट टाइप का चीज़ हमको यहाँ दिखा नहीं उस समय से। तब से मैं कई बार आया हूँ और मुझे अच्छा लगता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ले करके और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DU सब जगह गया, लेकिन कुछ न कुछ वो ये जो यहाँ आकर के जो चीज़ मिलती है, एक अपनापन, एक परिवेश और बहस मुहावसे का जो माहौल है, वो और कहीं नहीं मिलता है। तो इस बार भी हमने इसको सहर्ष स्वीकार किया, इस दावत को। और मैं आभार प्रकट करता हूँ जो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन है उसको, DSF को, कि आपने बुलाया। और भी कई साथी मैं देख रहा हूँ, दूसरे संगठनों से भी जुड़े हुए लोग भी हैं। ये अच्छी बात है ये। और सबसे जब हमने देखा आपका मौजू, आपका विषय आज का, तो हमने कहा कि भाई बिल्कुल एक ही वेवलेंथ पर हैं। आप भी ये कह रहे हैं कि भाई कम्युनल पोलराइजेशन को काउंटर करने का ये कारगर ये जरिया है। और मैंने भी ऐसा ही सोच रखा था। मैंने जब इसको शुरू किया तो आपसे बात हुई थी, और जो आप शुरू किया आपकी मेरे से बात हुई थी। तो ये एक सुखद संयोग कहिए इसको। उर्दू में सर हुस्न इत्तेफाक कहते हैं कि ये हुस्न इत्तेफाक है कि जब बहुत सारे लोग एक तरह से सोचने लगते हैं तो इसको ही सुखद संयोग कहा जाता है। ये अच्छी चीज़ है। हमने भी, आपने देखा, एक बुकलेट दिया, हमने दिया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का यही इलाज, आज जाति जनगणना के लिए हो जाओ तैयार। हमने नीचे ये दिया, दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। तो ये तो नारा हम लोगों का बहुत पुराना है, जो दलित पिछड़ा एक समान वाला। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम लोग पसमानदा महाज जब बना, तो तब से इस नारे को हम लोग लगाते रहे। अब जहाँ तक कास्ट सेंसस की बात है, तो हमने सबसे पहले 2009 में 18 दिसंबर 2009 को राज्यसभा में स्पेशल मेंशन के जरिए इस सवाल को उठाया था। आप जानते हैं उस समय UPA 2 की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन उस समय भी हमारे सवाल का जो जवाब आया, तो बिल्कुल जो आज की सरकार के समय जो जवाब आया है, उसी तरह का जवाब आया था उस समय भी। हमने लेकिन हमको एक चीज़ का मलाल था, तकलीफ़ थी कि भाई मैंने जब सवाल उठाया तो किसी माननीय सांसद ने, किसी पार्टी के माननीय सांसद ने, हालांकि उसमें बहुत सारे लोग दलित पिछड़े उस वक्त भी थे, लेकिन किसी ने हमारी बात का समर्थन नहीं किया। उसमें सेकंड करना होता है, समर्थन नहीं किया।
तो हमको लगा कि वही जो नक्कार खाने में तूती की आवाज़ जैसी लगी हमको, कि भाई बहुत सारे लोग कम से कम जो रिजर्वेशन वगैरह के मसले को, कास्ट के मसले को जो समझते हैं, उनको तो कम से कम हाथ उठाना चाहिए था, हमको सेकंड करना चाहिए था। लेकिन हो सकता है, मैंने वो बहुत पहले था, 11 में हमने सोचा कि 11 में जनगणना होने वाली है, तो हमने उसको उठाया। तो लेकिन हमको खुशी हुई, दिसंबर का महीना था, फिर वो सेशन ख़त्म हुआ। अगले साल जो मार्च में जो सेशन हुआ, तो लोकसभा में ये सवाल मजबूती से उठा। उस समय माननीय लालू प्रसाद यादव जी लोकसभा के सदस्य थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा में थे उस समय शरद यादव जी हमारे वो भी लोकसभा के सदस्य थे। और ये सवाल जब बड़े नेताओं ने उठाया, मेरी तो शायद वो हैसियत नहीं थी, इसलिए भी वो सवाल दब गया राज्यसभा में। जब वहाँ उठाया तो उसको व्यापक समर्थन मिला, और समर्थन का दायरा बढ़ते बढ़ते यहाँ तक चला गया कि बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे, जो महाराष्ट्र के ओबीसी के कद्दावर नेता माने जाते थे, वो उन्होंने भी इस सवाल को उठाया। तो पक्ष विपक्ष सब तरह से, ये पी सकते हैं ना, वैसे बहुत ये नहीं है, आ करके पी लिए। तो इस सवाल पर को सरकार को इन प्रिंसिपल ये मानना पड़ा। लेकिन जब 11 में जनगणना होने लगी और खबरें मिलने लगी अंदर खाने से क्या चल रही है, तिकड़म साजिश, उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो फिर हमने गालिबन 15 मार्च को 2011 में भी इस सवाल को हमने उठाया। उस समय भी यही जवाब आया, जबकि सरकार मान चुकी थी, लेकिन जवाब यही आया कि भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का होता है, अभी सरकार के सामने कोई विचाराधीन नहीं है ये मसला। नाम नहीं लेना चाहते हैं, कई लोग थे आज अपोजिशन में हैं कांग्रेस के, तो उन लोगों ने उसमें अड़ंगेबाजी की। और वो एक तरह से कहिए कि जो हम लोगों को जानकारी है कि वो सेंसस के लिए एक एक्ट है, बजाते पार्लियामेंट का एक्ट है, और उसके लिए एक सेंसस कमिश्नर है, बजाते एक विभाग है, उसके मातहत, उस एक्ट के मातहत वो नहीं हुआ। नहीं कराने का मकसद उसको डाइल्यूट ही करना था। जो भी जैसे हुआ, तो सेंसस तो हो गया, लेकिन आज तक यूपीए के ने भी उस डाटा को नहीं जारी किया, और तब एनडीए आ गया, वो भी नहीं जारी किया। अब एक उम्मीद जगी कि भाई प्रधानमंत्री जी अपने जो हैं, कुछ लोगों को ये भ्रम हुआ कि शायद प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी से आते हैं। हालांकि वो बाद में आए हैं, जब प्रधानमंत्री बने तब अपनी दूरंदेशी उन्होंने दिखाई कि पहले ही चला जाए बहुजन में अपनी गिनती कराने के लिए, तो करा लिया। तो जो हो, अब आ गए तो आ गए भाई, पंगत में बैठ गए तो बैठ गए। तो एक बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि ये कर देंगे, और इससे भी उम्मीद इससे भी जगी कि भाई राष्ट्रपति जी अपने वो भी दलित परिवार से आते हैं, तो वो भी हैं। और दूसरी चीज़ की देखा गया कि भाई ये जो बीजेपी है खास करके, ये दोनों मंडल कमंडल दोनों झुनझुना बजा रही है, तो शायद उसका भी लिहाज करते हुए, और इसलिए भी खास तौर से कि बहुत सारे ओबीसी के लोगों ने, दलित भाइयों ने, आदिवासी भाइयों ने भी उनका समर्थन किया, और उन्होंने इस चीज़ को बुनाया भी। आपने देखा यूपी में जो सरकार बनी,
तो ये तो पहली दफ़ा था भाई कि हम लोगों को तब उम्मीद बढ़ी और बढ़ गई कि इन्होंने, मैं 24 साल मैं सहाफ़ी भी रहा हूँ, पत्रकार भी रहा हूँ, बिहार असेंबली में को कवर किया, और यहाँ भी मैं तकरीबन 12 साल में कुछ ही कम था, 9 महीना था, तो कम उस समय हम निकाल दिए गए पार्लियामेंट से। तो इस बीच किसी भी प्रधानमंत्री या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को, हालांकि दबी जुबान से जात वगैरह तो सब होता है, सभी पार्टियां टिकट भी देती हैं, मंत्री भी बनाती हैं जात के आधार पर, लेकिन ये पहली दफ़ा था कि प्रधानमंत्री जी ने परिचय कराया अपने मंत्रियों को, और फिर जो सूचना जनसंपर्क विभाग से जो नोटिफिकेशन निकला उसमें बजाते कैटेगरी बना करके कि इस जाति के लोग, इस समाज के लोग इतने हैं, तो एक उम्मीद बंधी कि भाई ये लोग भी कह रहे हैं कि हम लोग भी सोशल जस्टिस की पार्टी हैं। हालांकि इनका सोशल इंजीनियरिंग, इनका माने उसको क्या कहा जाए, मैकेनिकल ही ज़्यादा है, तोड़ फोड़ वाली है, लेकिन जो भी है कहने के लिए हम लोगों ने सोचा कि अब वोट की भी लालच बन गई है, चुनाव भी आने वाला है, ये भी था कि पार्लियामेंट का इलेक्शन है, यूपी का इलेक्शन है, तो इसमें शायद कुछ लोगों को लग रहा था, तो वो मिथ टूट गया। आपने देखा कि वो मिथ टूट गया। अब रही बात ये कि इस पर जिस तरह से, हालांकि देखिए पहली दफ़ा ये हुआ, उस लोकसभा में कहा इतने नेताओं ने समर्थन किया यूपी 2 में, उसके बाद ये पहली दफ़ा हुआ कि इसमें व्यापक गोलबंदी इसमें दिखी। अब जैसे नीतीश कुमार जी बिहार से, ये वो भी कहने लगे, फिर कई राज्य सरकारों ने, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में प्रस्ताव पास किया गया इसके लिए, झारखंड इसके लिए बोलने लगा, शायद राजस्थान ने भी इसके लिए सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी अपने आप में। तो हम लोगों को लगा कि शायद ये होने वाला है, लेकिन वो चतुर सुजान लोग हैं, जानते हैं कि जो हमारा गुब्बारा है उसमें सुराख हो जाएगा, छेद हो जाएगा, और ये जो हमारा एजेंडा है वो धड़ाम से नीचे चला आएगा। तो वो वही हुआ सामने। लेकिन क्या हम लोग इतना भर से आवाज़ उठा करके हम लोगों को बैठ जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टियों को क्या बैठ जाना चाहिए? उन लोगों को हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं और बढ़िया से इस बारे में, शुरू में तो कुछ गलतियां भी हुई अपोजिशन के कुछ लोगों की तरफ से भी, लेकिन उन गलतियों को बाद में लोगों ने सुधारा भी, माना भी, जब हमने पॉइंट आउट किया तो। लेकिन अभी भी जिस तरह से नहीं हुआ, तो अभी भी करना चाहिए, क्योंकि आपने मान लिया कि वो नहीं करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे उनका जो कम्युनल पोलराइजेशन का या कहिए सो कॉल्ड हिंदुत्व का एजेंडा कमज़ोर पड़े, ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे। तब भी हम लोगों को जनता में ये समय है कि ले जाएं, जो किसी भ्रमवश, हमारे बिहार में 2015 के चुनाव में तो आते आते मोदी जी अति पिछड़ा बन गए थे। वहाँ ये भी प्रचार किया गया कि तो ये तो अति पिछड़ा, चूँकि बिहार में अति पिछड़ा भी है, इसका भी प्रचार किया गया। और हम लोगों ने देखा, ठीक है, जो भी गड़बड़ी है, ईवीएम वगैरह का जो खेल है वो है, लेकिन उसके अलावे भी हम लोग ईमानदारी से मानना चाहिए कि हम लोगों की जमातों के लोग पिछड़े, अति पिछड़े चले गए, उनके साथ भी चले गए कई राज्यों में, कई तरह के प्रलोभन, कई तरह के दबाव के चलते चले गए। उनका एक अच्छा खासा लीडरशिप तैयार हो गया, आदिवासियों में भी, दलितों में भी।
वरना ये हाल नहीं होती जो समाजवादी अपने को कहते हैं या अपने को वामपंथी धारा की जो पार्टियां कहती हैं, उनकी इलेक्टोरली इतना ग्राफ नीचे आएगा, ये नहीं होती। मतलब कि हमारे जनाधार में, इन लोगों के जनाधार में भी एक साइजेबल माने इरोजन हुआ। इसको नतीजे तो यही बताते हैं। तो उन्होंने उन लोगों को इस सवाल को जोड़ा। अब कुछ लोगों ने कहा कि हम अपने राज्य में कराएंगे। ठीक है, कराइए, अब तो कह दिया आप कराइए, लेकिन ये बात क्लियर है कि ये सेंसस नहीं होगा, उसकी एक्सपर्टीज और किसी स्टेट मशीनरी के पास नहीं है, और लीगल वैलिडिटी वो जो सेंसस कमिश्नर कराया नहीं है। लेकिन फिर भी आप कराइए। और हमारा तो ये भी कहना है कि सब लोग सामाजिक न्याय धारा की जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वामपंथी पार्टियां भी तैयार हैं, कांग्रेस भी तैयार हैं, कई राज्यों में सरकारें हैं, तो कराएं। क्यों नहीं कराती हैं? पहले भी मौका मिला है, क्यों नहीं कराया? 15 साल, 10 साल या 5 ही साल मौका मिला, कराइए। तो अब से भी माने दिन भर का बुला शाम को चला है, तो कराइए। और इस सवाल को जनता में लेके जाया जाए, बताया जाए कि इनका सामाजिक न्याय का जो इनका नारा है और जो बात करते हैं, जो मंत्री बनाने का इतना होर्डिंग लगाते हैं, इतना प्रचार करते हैं, तो ये सब इनका ढोंग है, इनका पाखंड है। तो इसके लिए इसको एक बड़ा एजेंडा बनाया जाए आने वाले बिहार के, ये यूपी के चुनाव में, 24 में आए तो उस चुनाव में, ताकि लोगों का भ्रम टूटे। ये काम अगर हम पॉलिटिकल पार्टियां समझेंगी कि फिर ट्वीट करने से और प्रधानमंत्री से एक डेलीगेशन मिलने से या करने से नहीं होगा, लोगों को जा करके लोगों को बताना होगा कि ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके क्या फायदे हैं। इसलिए जब हमने किया तो जो हमारा संगठन है ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, तो हमने, आप देखेंगे ज़्यादा प्रतियां तो नहीं है, लेकिन इसमें हमने दिया है, हमने बातें सबको की है, मुसलमानों के मुतल्लिक दिया है कि मुसलमानों की कौन कौन सी बिरादरियां हैं, क्या उनका नाम है। हम अभी से शुरू करेंगे तो मान लीजिए मोदी जी हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, हटेंगे, अभी माहौल तैयार रहेगा। देखिए, मैंने निराश नहीं होना है कि नहीं हटेंगे, अरे भाई हटेंगे। हाँ, तो कहने का मतलब कि तब इन पार्टियों पर भी जो आज समर्थन कर रही है, उस समय दबाव रहेगा, इनका कमिटमेंट होना चाहिए जनता के बीच में जाके इस सवाल पर। तो ये एक बात है। जहाँ तक मुसलमानों की बात है, तो हम लोगों को थोड़ा अजीब लगा कि भाई जिन लोगों को हम लोग वोट देते हैं, उन लोगों के नज़र से भी जब तक हम लोग उछल हो जाते हैं, तो उसके पीछे वजह ये है, ये गलती तो मान लीजिए कही जाएगी, सुधार भी हुआ, लेकिन उसके पीछे चिंतन में उनके कहीं ना कहीं कुछ माने चूक है, या दूसरे तरह से वोट के लिए सही, कि वो लोग मुसलमानों को एक मोनलिथ, एक होमोजेनस रूप में देखते हैं, एक तरह का समाज। ऐसा है नहीं। अब तो हम जानते हैं और हमने इसको किया है, इसको बजाते अभियान चला करके 20 साल में, कोई भी शायद ही कोई ऐसी जाति होगी हिंदू की जो उस नाम की मुसलमान में जाति नहीं है, और वही सामाजिक स्थिति है उसका जो अगले की वहाँ है। तो इसके लिए अगर आप, इसका खतरा ये है, हमने जो हमारी सोच है कि अगर सेकुलर पार्टियां, सामाजिक न्याय धारा की पार्टियां, वामपंथी पार्टियां या कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी, सेंट्रलिस्ट पार्टियां लाइक कांग्रेस पार्टी, अगर
मुसलमानों को एक क्षणिक फायदे के लिए कि एक बल्क उनको वोट करें, इसके लिए अगर इस हकीकत पर वो पर्दा डालते हैं तो इसका फायदा जो दूसरे तरफ के जो कम्युनल फोर्सेज हैं और पार्टियां हैं, संगठन है, वो उठाती है। वो कहेंगे कि देखिए भाई, ये तो वोट के लिए हिंदुओं को जात पात में बांटते हैं, दिन रात कोशिश करते हैं, अब मुसलमानों के लिए ये करते हैं। तो इसीलिए हमने डे 1 से हमने कहा कि भाई अकलियत हमको मत कहिए, हम लोग अकलियत नहीं है। हमने इसीलिए शब्द चलाया पसमानदा, कि भाई जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग एक है, तो थोड़ा हमने कहा कि भाई मुसलमानों के बीच में काम करना है तो थोड़ा उनकी ज़बान में बात करनी चाहिए। तो इसने पसमानदा शब्द को लेकर के हमारे बिहार में कोई तैयार नहीं था, और दूसरे हमारे संगी साथी कोई तो कहा कि ये कहाँ से आप निकाल के लाए हैं, ये कोई समझेगा। हमने कहा कि नहीं समझेगा तो हमारी जो सियासत है वो नहीं खड़ी होगी, हमारी पहचान जो खिल्त मिल्त हो गई है, फेटा गई है, वो कैसे एस्टेब्लिश होगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये है, आप हिंदू में वो कहेंगे कि हिंदू में जात पात की बात करते हैं, मुसलमान को वोट के लिए इस्तेमाल करने के लिए अकलियत कहते हैं। तो हमने उसको काटा कि हम अकलियत है नहीं, हम तो इस देश के कहिए, अगर और ज़्यादा कहिए तो हम लोग वी ऑल आर शूद्राज। अरे कै % लोग, 1%, 1.5%, 2% लोग अरब से और कहीं से आए होंगे, ईरान से, उससे भी कम। सर डाटा ज़्यादा ये बताएं। हाँ, उससे भी हमारा ज़्यादा। तो यहीं के लोग हैं हम लोग, सब लोग शूद्र हैं भाई, हम लोग बहुजन हैं, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। तो हम कहते थे मजाक में, अपने लोगों के यहाँ मीटिंग में जाते थे कि भाई अकलियत, अकलियत माइनॉरिटी अंग्रेजी में, अल्पसंख्यक हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोगों में, मुसलमानों में टर्म चलता था अकलियत, अकलियत। तो हम कहते थे मजाक में कि भाई ये अकलियत अकलियत करते करते हम लोगों को कमकला बना दिया है। देखिए, इसमें जब ही अकलियत कहते हैं तो एक एहसास कमतरी, एक हीन भावना, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, और जो सही बात नहीं है। हम लोग वही हैं जो आप हैं, और सब जात में हमने तो गिना दिया है। आप जातियों का लिस्ट एक तरफ से ओबीसी का, और बिहार में तो अति पिछड़ा भी है, निकाल करके देख लीजिए। एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, दोनों को मिला करके देख लीजिए। अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन वो सब चीज़ वो एक ही तरह से। हमने पार्लियामेंट में भी कहा बहन मायावती जी को कि भाई देखिए, शुरू में उनके लोग जो हम सवाल उठा रहे थे, वो दलित मुसलमानों की बात कर रहे थे कि हमारे अंदर भी भंगी है भाई, मेहतर कह लीजिए, जमादार कह लीजिए। हमने बताया कि भाई हमारे बिस्मिल्लाह खां साहब हमारे गांव के हैं, वो भी भंगी हैं, हलाल खोर हैं, कहीं हेला कहा जाता है। तो खां साहब लगाने से मत समझिए कि कोई खां बहादुर है, राय बहादुर है। बचई मियाँ उनके भाई हैं, बाप थे, पचकौड़ी मियाँ उनके भाई, उनका भतीजा रिक्शा चलाता था गांव में, उनकी भावत चूड़ी पहनाती थी, बीड़ी बनाते थे उनके भाई। वो अपने मामा के यहाँ चले आए बनारस, तो कोई खां बहादुर, राय बहादुर का टाइटल नहीं लोग लिख देते हैं, बहुत सारे लोग लिख लेते हैं। तो हमारे अंदर सब लोग, हमारे यहाँ मोची भी हैं, बहन मायावती जी हमारे सामने ही ठीक थी, और रामविलास जी इधर थे, और राम गोपाल जी इधर थे, सब लोग थे। हमारे शरद यादव जी नेता थे, हमारे लीडर। हमने कहा
कि भाई आप संपूर्ण दलित अवधारणा हमारी है दलित को लेकर के। ये एकांगी से हमने बहन जी, हम चाहते हैं कि कोई दलित का बेटा और बेटी लाल किले पर झंडा फहराए, लेकिन आप, हम लोग भी दलित हैं भाई, रामविलास जी, हम लोग भी दलित हैं। अब मुस्लिम और दलित एकता की बात क्यों करते हैं? वो लोग जो आस्तीन चढ़ाते हैं कि हमने 600 साल इस मुल्क पर हुकूमत किया है, ये कहने वाले आपको हजम नहीं करेंगे। तो आप जो घुलनशील लोग हैं, जो जिनका दुख दर्द, जिनके मसाइल प्रॉब्लम्स आपसे मिलते जुलते हैं, वो उनके बीच एकता होती है। जिनको ये गरूर है कि हम तो हुक्मरां कौम हैं, उनसे पटरी नहीं बैठेगी। आप करते रहिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। हम तो जा भी नहीं रहे थे उनके कॉन्फ्रेंस में। इम्तियाज़ अहमद साहब और PS कृष्णन साहब ने हमको कहा कि नहीं जाइए। वो उन्होंने कहा है, हम ही लोगों को कहा है कि आप अली अनवर को भी लेके आइए। तो इसी यहीं पार्लियामेंट में वो बाल योगी ऑडिटोरियम में वो हुआ, तो उसमें हमने इस बात को कहा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि वो तमाम चीज़ें हैं, और हमारा कहना है कि भाई जो लोग सामाजिक न्याय धारा की पार्टियां हैं, वामपंथी पार्टियां, हालांकि अब धीरे धीरे वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों? डरने से बात नहीं बनेगी। मतलब आइडियोलॉजिकली आप जिस बात से नहीं और आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं लीजिएगा तो वोट तो आते जाते रहता है। इस मुल्क में, स्टेट में, राज्य में कहीं ना कहीं उपचुनाव होते रहता है, चुनाव होते रहता है, बाई इलेक्शन। तो ये एक चीज़ है। तो आप लोग इसको माने ये हम समझते हैं कि कीजिए, सरकार नहीं मानेगी। आप तो देख ही रहे हैं कि सरकार तो मानने वाली है नहीं। कम से कम ये सरकार नहीं मानेगी, बहुत चीज़ नहीं मानती है। किसानों को देख लीजिए किस तरह से कर रही है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो जब भी JNU जाने की बात होती है तो वो जो मंजर है उस रात का, नकाबपोश गुंडे घुसते हैं। अगर कोई दूसरा रहता, इस तबके के लोगों ने किसी को कुछ किया होता तो वो आतंकवादी होते, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता, कई प्रोफेसर, कई स्टूडेंट संगठन बैन होते, गिरफ्तार होते, गोलियां चलती, क्या क्या नहीं होता। और कम से कम आतंकवादी नहीं तो उनको उग्रवादी का लेबल तो तुरंत चस्पा कर देते। तो ये करेंगे नहीं। किसानों पर जिस तरह से हुआ, आप देख लीजिए, ये आतंकवादी घटना नहीं है तो क्या है? अगर छोड़ दीजिए अमेरिका में या दूसरे मुल्कों में इस तरह की घटना हुई रहती तो एकदम सब लोग आतंकवादी घटना मानते। यहीं छोड़ दीजिए, अमेरिका और बैनुल अक़वामी देशों की बात हम नहीं करें। अगर इस देश में अगर किसी तरह से अगर घेरा जा सकता था, सामाजिक न्याय या वामपंथी दलों को लेकर के घेरा जाता, तो यहाँ भी ये चस्पा हो जाता। लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ तो मंत्री जी चीफ गेस्ट होकर के अभी भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई हम सरकार जिस तरह से कर रही है उससे हम नाराज हैं, हमको ये हजम नहीं हो रही है बात। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा इस सरकार पर भरोसा या न्यायालय पर भरोसा नहीं कर करके हम लोगों को जाना चाहिए, आवाम के बीच, जनता के बीच जाना चाहिए। और जनता के बीच जा कर के ही हमने ये सीखा है कि भाई आज की परिस्थिति में ये एक ऐसा चीज़ है, इस सवाल को अगर हम लोग गर्म कर दें, लोगों को जागरूक कर दें, लोगों को गोलबंद कर दें इस सवाल पर, तो इनके जो गुब्बारा है इनका, उसमें छेद हो जाएगा और ये ज़मीन पर धड़ाम से गिरेंगे।
तो हम लोगों को करना है, इसलिए कि ये अखबार के भरोसे तो नहीं आप कर सकते हैं, ये हम लोगों को करना है और इसको एकेडमिक इनपुट इसमें आप लोग डालेंगे, इस बहस को तेज करेंगे, जो काम आप कर रहे हैं पहले से। तो यही चीज़ है कि हम चाहते हैं। और आप जान लीजिए कि हम तो बराबर ये कहते हैं, एक चीज़ कह करके सर हम ख़त्म करेंगे, हाँ, कि हम बराबर कहते हैं कि जो हिंदू फिरका परस्ती है उसमें मुस्लिम फिरका परस्ती, गर्चे कि वो कमज़ोर है, छोटी सी है, लेकिन वो हम अपने लोगों को बताते हैं कि दही को जमाने के लिए दूध को गर्म करके और उसमें 2 चम्मच जोरन डाला जाता है दही का, तो वो जो बीजेपी आरएसएस की जो फिरका परस्ती है उसको जमाने के लिए वैसी टाइप के लोगों को खोजा जाता है। कभी बुखारी साहब को खोजा जाता है, कभी और किसी को खोजा जाता है कहीं से, या कहीं से कोई जो क्रिमिनल जिनकी इमेज है, शहाबुद्दीन टाइप, या कौन एक गद्दी वाला है वहाँ वाला मुख्तार अंसारी टाइप, या ये, तो पहले उससे काम चल जाता था, उनको दिखा करके एक लोकेलिटी में ही सही उनको दिखा करके गुलबंद किया जा सकता था। लेकिन अब बड़े पैमाने पर राजनीति के लिए ओवैसी टाइप लोगों को खड़ा करना पड़ता है। तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम सारा जोखिम ले करके हम लोगों को जो जिस समाज में है उस समाज के जो गलत लोग हैं इस तरह के काम में लगे हैं, उनका गिरेबान उनको पकड़ना है। आप भी उनका गिरेबान पकड़िए, हम भी उनको शीशे में उतारें, वरना बहुत नुकसान हो चुका है इस देश का। तो मीडिया भी देखिए, कोई सवाल पर मैं 12 साल भी करीब 11.5 साल था, लेकिन मैं उनके सवाल कुछ भी वो सिलेंडरस बयान देते थे तो मीडिया वाले हमारे पास आते थे, दिल्ली में था तो मैं उनका काट करता था, नहीं चलती थी, और उस तरह से सपोर्ट उनको। अभी तो पूरी सरकार उनके लिए तैयार है भाई। देखा आपने अयोध्या में उनको किस तरह से बुलाया गया, दावत दे के बुलाया गया, लेकिन उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं। तो ये चाहते हैं, हम लोग भी इस काम को कर रहे हैं, और इस काम को जो सेकुलर पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, जो देश हित में कोई वाद नहीं मानते हैं, अगर मानवतावाद मानते हैं, समाज में अमन चैन चाहते हैं, तो इस तरह के रुझानों को, हर तरह की फिरका परस्ती, हर तरह की तंग नजरी, हर तरह का फंडामेंटलिज्म, उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। और जो भी हमारी सलाहियत है, क्षमता है, हम उठा रहे हैं। मैं किसी पार्टी में तो नहीं हूँ, और पार्टी में इसलिए नहीं हूँ कि ऐसा नहीं है कि हमको माने लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमको तो लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे इशूज से बहुत लोगों को डर लगता है, हमारे मुद्दों से डर लगता है। और हालत ये है कि मुसलमान, एक मुस्लिम साइकी एज ए होल हम बता रहे हैं सर, कि इस तरह का निराशा का और कुंठा का और दहशत के माहौल में इस देश के मुसलमान अभी जी रहे हैं, कि उनको लगता है कि सेकेंड ग्रेड जो सिटीजन वाली बात है, 2म दर्जे के हम हो चुके हैं, किताब में भले नहीं है। हम सेकुलरिज्म किताब में अभी भी संविधान में भले शब्द हो, लेकिन ये व्यवहार में नहीं है। और इसका वजह यह है कि आपने देखा कि पार्लियामेंट में 2019 के चुनाव में मोदी जी अपने पार्लियामेंटेरियन को फर्स्ट एड्रेस कर रहे थे,
इलेक्शन जीतने के बाद। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखो हमारी आइडियोलॉजी कहाँ तक चली गई, कितनी कामयाबी मिली कि आज जो लोग भी जो सूडो सेकुलरिस्ट हैं वो सेकुलरिज्म शब्द का नाम भी नहीं लिया एक पूरे इलेक्शन कैंपेन में। सही बात है, अगर कम्युनिस्टों को छोड़ दिया जाए जिनकी ताकत बहुत कमज़ोर है, उनको छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी ने पूरे इलेक्शन कैंपेन में, सही बात है कि किसी ने सेकुलरिज्म का नाम नहीं लिया। तो सेकुलरिज्म का नाम नहीं ले रहे हैं इसका मतलब थियोक्रेटिक स्टेट आप बना रहे हैं, आप डर रहे हैं उसके हथियार से, आप उसका मुकाबला कीजिएगा। हिंदू मुसलमान करना तो उसका सगल है, उसका हथियार है। हम कहते हैं कि भाई आप ठीक है, भगवान परशुराम के प्रति बहुत लोगों में आस्था है, बहुत लोगों को आस्था है। उस आस्था से हम नहीं, किसी की आस्था से मत ठेस पहुंचाए, उनके लिए पूजनीय हो सकते हैं, आप भी उनको कुछ मत बोलिए किसी के बारे में। लेकिन ये आपका काम नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी सरकार का काम नहीं है कि भगवान परशुराम की मूर्ति, यहाँ तो होड़ मची है कि हम 51 फीट बनाएंगे तो हम 52 फीट बनाएंगे आएंगे। तो क्या है भाई, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्सी नहीं है तो ये क्या है? कोई हो उसी तरह से आप देखिए, एक बात नहीं है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, मुसलमानों में भी आज जहां देवबंद में, नदवा में, जमीयतुल उलमा हिंद, यहाँ ITO के पास जो हेडक्वार्टर है, उसका शानदार इतिहास रहा है मुस्लिम लीग के खिलाफ और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई का। लेकिन उनके जो वारिसान हैं आज क्या कर रहे हैं? चचा जान जा करके मिलते हैं चुपके से, अकेले, अपने पार्टी के किसी ऑफिस बेरर को भी अपने संग तंजीम के नहीं ले जाते हैं और 1.5 घंटे तक झंडे वालान में जा करके मोहन भागवत जी से बात करते हैं। उसके बाद क्या डील होता है वो देखा हम लोगों ने। भतीजा को लगा कि चचा जान तो मिल लिए, प्रधानमंत्री से तो हम मिल नहीं सकते हैं, तो जा करके अमित शाह जी से मिलते हैं। यहां कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है तो जिनेवा में जाकर के उनका समर्थन करते हैं। तो जहां कल जो सेकुलर कहने वाले लोग हैं, जिनके यहां जाते थे, माथा टेकते थे कि आशीर्वाद दीजिए, वो लोग कहां चले गए भाई? कहां चले गए? बाबरी मस्जिद का फैसला हो या ट्रिपल तलाक हो, आपने कुछ कहा? साहबानों के मामले में जो एक 45 साल की विडो को कुछ 400 रुपया, बिजनेसमैन उसका हस्बैंड था, 45 साल की उम्र में उसको तलाक दे देता है, और सुप्रीम कोर्ट लड़ते लड़ते वो महिला जाती हैं और उनको 400 रुपया, हम उस समय हम अखबार में नवीस हुआ करते थे, पूरे देश में ये मौलाना लोग रोड पर निकल जाते हैं और उसके फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं। तो ये ट्रिपल तलाक का मामला, हालांकि ये वो भी अब कह रहे हैं कि ये गैर वाजिब है एट ए टाइम, लेकिन उसमें जो कई चीज़ें हैं, जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं भी मांग कर रही थी, ट्रिपल तलाक के खिलाफ आंदोलन कर रही, वो भी उसके जो ट्रिपल तलाक के में ऐसे प्रावधान है कि भाई ये तो साथ जोड़ने वाली बात नहीं, ये तो तोड़वाने वाला आप इंतजाम कर दिए इसमें, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ ये लोग कहीं नहीं जाते हैं। और इनका है कि अब हम तो कहते हैं, खुल करके कहते हैं कि जितने मुसलमानों के धार्मिक इदारे हैं, ये मजहबी इदारे नहीं है, धार्मिक इदारे संगठन नहीं है, ये NGO है, इनके साथ FCRA का मामला है, उसका हिसाब नहीं देते हैं। तो बोलते हैं ये जोखिम का काम है। कम से कम हिंदू धर्म की बात नहीं है कि उसमें आप मूर्ति भंजक भी हो जाइएगा तो हिंदुए मरिएगा। यहाँ तो माइक्रो ले करके आप बैठे रहते हैं कि थोड़ा सा बेटा फंसे कि बस इनको काफिर घोषित कर दें, एंटी मुस्लिम सर कलम करने का फतवा जारी करने लगे। लेकिन ये कहना पड़ेगा, ये तमाम जोखिम लेकर के।
तो ऐसे लोग भी हैं। तो इन लोगों के इस रुझान के खिलाफ भी आपको स्टैंड लेना होगा। नहीं लेते हैं वोट के लालच। किस वोट की लालच में भाई? आप क्या समझते हैं? पसमानदा को लेकर के सर आरएसएस पसमानदा पर काम कर रहा है। आजकल तो है, दो ही तरीका है, ब्लैकमेल करो, किसी चीज में उसकी कमजोरी पकड़ो। आज देखा आपने, ये कुछ मामला नहीं था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, डोभाल जाके मिले, ये क्या कहा, तबलीगी जमात के, कितना बवंडर मचा तबलीगी जमात को लेकर के। डोभाल गए, अभय दान मिल गया, आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई होगी। बस ठीक है, आप नमाज पढ़ते रहिए, पांचों वक्त चिल्ला करते रहिए, तो पॉलिटिक्स में इंटरफेयर बंद करिए। अभी एक फुलत या कहाँ एक बड़े मौलाना धर्मांतरण के मामले में दूसरे लोगों को बयान, गिरफ्तारी, ये वो कुछ नहीं, एक एजेंडा मिला, हवा गर्म किया, पोलराइजेशन हुआ, उनको जा करके कोई चुपचाप मिल भी लेगा। आज सवेरे एक मैसेज हमने देखा, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बुलंदशहर के मौलाना हैं, उनका आया कि उन्होंने फख्र के साथ कहा कि हमारे ऑफिस में जो माइनॉरिटी है, बीजेपी का माइनॉरिटी प्रकोष्ठ जो है, उसके सदर और उसके ऑफिस बियरर हमारे यहाँ पधारे थे 7 तारीख को, इसी तारीख को। तो हमने उसको फ़ोन किया कि क्या भाई, अच्छी बात है, आप तो वही FCRA का मामला है भाई। तो जो इधर है तो उधर है, अब नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, जमहूरियत नहीं है, को ख़त्म कर दिया है, सेकुलरिज्म नाम की चीज़ रह गई है। मुसलमान की हालत तो ये है भाई साहब कि वो अगर मेट्रो में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, अगर फ़ोन पर आया अली अनवर साहब सलाम अलैकुम, उधर से कहवे करेगा, तो लोगों को डर लगता है कि हम वालेकुम सलाम कहें कि नहीं। ये हालत बना दिया है। अब बताइए, जो इस तरह की के माहौल में अगर किसी को डाल दिया जाएगा, उसके बाल बच्चों, हमारी नई पीढ़ी उसको खौफ में और दहशत में डाल दिया है। तो क्यों नहीं उससे 2-2 हाथ करने के लिए? इतना मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, हरियाणा में हुई है, राजस्थान में हुई है, झारखंड में, सब जगह। कोई बड़ा लीडर जो सेकुलर पार्टियों के लोग हैं या वामपंथी पार्टियों के लोग हैं या कोई लोग, छोड़ दिए, बीजेपी तो मारकाट मचाए ही हुए, आप जा करके आप जाते क्यों नहीं है भाई? उससे मिलते क्यों नहीं है? आपने कहा कि NRC CAA मुसलमानों का मूवमेंट नहीं था, ये दिल्ली का दंगा हुआ। बताइए, दिल्ली का दंगा हुआ, अगर यहाँ की सरकार ताज़ा जीती थी, वो गर्मी थी, सब लोग केजरीवाल साहब से लेके उनके पार्टी के सब MLA परेड करने लगते, तो क्या से क्या हो जाता, सीन बदल जाता दिल्ली का। फिर उसके बाद जो जाति हो रही है, जुल्म हो रहा है, सब लोगों को जेल में बंद किया है। हमको याद है सीतामढ़ी में दंगा हुआ था एक बार, उस समय हम लोग पत्रकार थे, लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, अकेले वो आदमी लाठी लेकर के सीतामढ़ी में से लोगों ने मजाक उड़ाया कि अभी मुख्यमंत्री दरोगा हो गए। खड़ा हो गया वो आदमी, कंट्रोल किया। कैसे विश्वास जीतिएगा? अभी देखा, छोड़ दीजिए, देखा अभी बंगाल में जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन किया हिंदुत्व का, जो उभार देखा गया मायावती के। ये तो जय श्री राम नहीं बोलती, बोलो बोलो जय श्री राम बोलो, क्या क्या बोलो, नहीं बोला, उसने लड़ी, तो क्या हुआ? जीती नहीं। ये क्यों लोग डरते हैं? तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि भाई आप जो सोचते हैं, जिस बिरादरी और जिस जाति का अपने को समझते हैं, वो जाति इधर उधर भले चला जाए इस हवा में मोदी के, लेकिन मुसलमान आपको वोट देता है। अब उसका नाम मुसलमान का मतलब क्या है? 80% जो मुसलमान है वो बहुजन है। उसका नाम लेने में, उसके सवाल को बोलने में, उसका मॉब लिंचिंग जहां हो रहा है, आप नहीं जा रहे हैं।
ठीक है, देना चाहिए। अखिलेश जी गए हैं 20 लाख रुपया दे दिए हैं गोरखपुर में, देना चाहिए भाई। लेकिन कम से कम जो मुजफ्फरनगर हो या और दूसरी जगह हो या बिहार में हो या झारखंड में हो, वहाँ अगर कोई मारा जाता है तो कम से कम जाके उससे मिल लीजिए। मिलने में अभी डरते हैं कि इधर मिलेंगे तो उधर कम्युनल पोलराइजेशन, इतना नहीं कमजोर अभी देश का ये मानस हुआ है। वो प्रचार नहीं, आपको अड़ना पड़ेगा अपने सवाल के लिए। हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े। आप सर्वजन करते रहिए, A to Z करते रहिए। तो हमको क्या है भाई, who that is down needs fear no fall। हम लोगों को कोई सत्ता की मलाई मिलती है? अरे छोड़ दीजिए, दो पिछड़े हैं, दलित हैं, आम लोग हिंदुओं में भी, उनको क्या मिलता है? जो पार्टियों को हम लोग वोट देते हैं उसके ये से तो जो नेता होते हैं उनके बाल बच्चों के साथ, उनके साथ कोई रिजर्वेशन को लेकर के कोई गड़बड़ होता है? तो बात साफ साफ है। ये हम लोग आप उन्हीं लोगों को मदद करते हैं, उनके बने। ये हम अंदर की बात है तो हम आप लोगों से हम कह रहे हैं, दर्द अपना बयान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इन लोगों को छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं किसी स्थिति में। तब भी हम लोगों का नाम लेने में डर। ये मैं बात करता हूं कि मैंने देखते हैं अगल में बगल में बैठे हुए हैं, और जब किसी का फोन आता है सलाम अलैकुम उधर से कहता है तो इधर से धीरे से बोल वाह, ताकि अगल बगल वाला सुन मत ले। तो स्वाभाविक है लोगों का डरना। बस से खींच करके, ट्रेन से खींच करके, घर पर चढ़ करके लोगों ने मारा है। तो लोगों को सही काज के लिए अड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है। तो नहीं मरिएगा तो माने ये मुसलमान तो भाई क्या है, मुसलमान तो देख ही रहे हैं। हमने बताया 3-4 हमारे बिहार में सर गांधी मैदान में एक रैली हुई, दीन बचाओ उसका नाम दिया गया, दीन बचाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो जनरल सेक्रेटरी थे मौलाना वली रहमानी साहब, अभी हाल में उनका इंतकाल हुआ है। इमारत सरिया बिहार और उड़ीसा रिलीजियस एक बॉडी है, वो भी हम तो उनको NGO कहते हैं, लेकिन वो है अपना। उन्होंने रैली कराई और शाम को अपने एक शागिर्द को MLC बना दिया। हमने कहा कि अरे भाई मौलाना बिके भी तो मुर्गी के भाव से तुम बिक गया, और कौम का सौदा कर लिया। लाख आदमी जुटा करके अगर राज्यसभा में चला जाता है, 1-2 आदमी को मिनिस्टर वगैरह बना, 2-4 को बना देता तो कहा कि कोई भाव मिला, एक वो MLC बना दिया। बेचारे दुनिया में नहीं हैं, उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे भाई, नहीं कहेंगे तो हम भी गुनहगार हो जाएंगे बहुत लोगों की नज़र में। तो बहरहाल कहने का मतलब कि हम लोगों को प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए। प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लीजिएगा तो फंसने वाला रास्ता है, फंसने वाला रास्ता है, आगे जा करके फंसेगा। और सत्ता में आपको बैठा करके हम लोगों ने देखा है, अगर ये लायकपन होता तो ये बीजेपी नहीं आता, इसकी कोई खूबी नहीं हुई है। हमारे लोगों की जो कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का फायदा उठा रहा। अब तो काबिज हो गया है, तो मैंने ऐसी गलतफहमी में मत रहिए कि इसको इतना आसानी से हटा दीजिएगा। आप तो देख ही रहे हैं। तो बहुत फासला नहीं होगा, बराबरी की लड़ाई में 19-20 में आपको नहीं जीतने देगा। अभी भी लोगों के दिमाग में है, लोगों के जहर में। हम लोगों की बात कम गई है। अभी जो अखबार और मीडिया ने जो प्रचारित किया, किसान आंदोलन हो या जो हो, वो अभी लोग नहीं समझ रहे हैं सर। आज सवेरे मैं अपने मोहल्ले में कुछ लोगों से बात कर रहा था,
वहाँ लोग यही अभी वही जो आज तक पर और जी न्यूज़ पर जो दिखाता है एबीपी पर, वही लोग बात बोल रहा है। तो ख़त्म कर दिया है डेमोक्रेसी को। तो उसको ज़िंदा करने के लिए, कम से कम ज़िंदा करने के लिए तो अपना भी ऐसे ही समझते हैं कि लोकसभा में भी समझ लिया, विधानसभा में भी समझ लिया, पिछली बार मायावती अखिलेश यहाँ मिल करके भी देख लिया, वहाँ महागठबंधन बना करके देख लिया, क्या मिला? वही ढाक के 3 पात। तो आप यहाँ से ही कोई लाग लपेट नहीं है। आप लोग इस बात को अगर बोलिएगा तो हम समझते हैं कि एक सवाल मजबूती से उठेगा, उठना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।